माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रेप जनरल IAS द हिंदू। इंडिया रसिया 23rd एनुअल बायलैटरल समिट। इसे 2000 में इंडिया रसिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किए थे। 2010 में उसे अपग्रेड किया गया था स्पेशल एंड प्रिविलेज रिलेशनशिप में। 23rd इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इंडिया ने इसमें डिस्प्ले किया अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को। एज ए इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री, इंडिया कैन टेक एनी डिसीजन इन इट्स सेल्फ इंटरेस्ट एंड इट टुक by inviting Russian president despite pressure from the EU and USA. For Russia क्या था कि it showed that it is not isolated even after thousands of sanctions from United States and European Union. 2000 से ये एनुअल समिट चली आ रही है। 2020 में और 22 में इसे नहीं हुआ था, 2 बार नहीं हुआ था। इट्स लाइक ए फ्रेंडशिप, लाइक ए पोल स्टार। हर समय में सुख दुख में का साथी दोस्त, जिसे पोल स्टार के रूप से उसे इक्वेट किया गया है। इंडिगो का जो फ्लाइट कैंसिलेशन हो रही है वो DGCA का जो नाइट रूल्स को सही से कंप्लाई नहीं किया, जिससे कारण क्रू का शॉर्टेज हुआ और कैस्केडिंग इफेक्ट से डिले हुआ। RBI के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने डिसाइड किया है रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट रिड्यूस करने का। अब इंटरेस्ट रेट घटकर 5.25 हो जाएगी। RBI मार्केट में मनी सप्लाई को इंक्रीज करना चाहता है, लिक्विडिटी इंक्रीज करना चाहता है। क्यों? कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, इकोनॉमी को और ज़्यादा बूस्ट मिले, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। क्योंकि उसका साइड इफेक्ट हो सकती है इन्फ्लेशन में, जो कि ऑलरेडी इन्फ्लेशन लो है 1.7% एंड क्वार्टर GDP 8.2% है। तो और ज़्यादा इन्फ्लेशन लो है ही, तो मनी सप्लाई को इंक्रीज किया जा सकता है इस लो इन्फ्लेशन के कारण। नेक्स्ट, Mother Mary Come to Me by Arundhati Roy. The most important editorial of the day is the digital constitutionalism. अभी तक हमने पढ़ा था constitutionalism. Now it is digital constitutionalism. What is this? The extension of constitutional ideas like liberty, equality, fraternity, rule of law, accountability, transparency in the digital space. जब जो कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियाज़ हैं वो डिजिटल गवर्नेंस में भी लागू होंगे, उसी को बोलेंगे डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये एक इवॉल्विंग कंसेप्ट है जो UPSC के लिए काफ़ी फेवरेट एरिया है। इस आर्टिकल का मेन पर्पस ये है कि रिसेंट के जो डिजिटल गवर्नेंस हो रहे हैं उसमें सिटीजन्स का कोई राइट्स नहीं है, जबकि जितने भी राइट्स अधिकार हो रहे हैं वो गवर्नमेंट के पास ज़्यादा जा रही है। इसे एक रिस्क है डिजिटल लेविएथम, ऐसा स्टेट का क्रिएशन हो जाना जो बहुत ही इतना पावरफुल हो कि सिटीजन्स का सारा अधिकार खत्म हो जाए। जो पुत्तास्वामी जजमेंट था 2017 का, राइट टू प्राइवेसी दिया था, वो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी सही से नहीं हो पाता है डिजिटल स्पेस में, क्योंकि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट भी बात करती है ज़्यादा गवर्नमेंट को राइट्स देने की। इसमें एक चीज़ और बोला गया कि इससे डिजिटल इफिशियंसी तो आती है, टारगेट डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज होती है, इफिशियंसी इंक्रीज होती है, करप्शन रिड्यूस होता है, बट साथ साथ डेमोक्रेटिक आइडियाज़ लाइक इट कैन बी अनडेमोक्रेटिक। मतलब डिजिटल गवर्नमेंट विदाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ कैन बी अनडेमोक्रेटिक। मतलब उसमें रूल ऑफ लॉ नहीं होंगे, जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो एल्गोरिथम लेगा। डिसीजन कौन लेगा? एल्गोरिथम ऑलरेडी ट्रेंड होता है एक बायस्ड डेटा पे, तो डिसीजन बायस्ड होगा, डिस्क्रिमिनेटरी हो सकता है उस डिसीजन। ट्रांसपेरेंसी नहीं होगा उस डिसीजन में। ट्रांसपेरेंसी मतलब किस बेसिस पे डिसीजन लिया गया है एल्गोरिथम के थ्रू। अकाउंटेबिलिटी क्या होगा डिसीजन का? मतलब अगर डिसीजन फेलियर हुआ तो किस पे उसे दोष दिया जाएगा, अकाउंटेबल कौन होगा? रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट हो सकता है। मतलब डिसीजन जो है, जो एल्गोरिथम लिया है वो डिस्क्रिमिनेटरी हो सकती है, इक्वलिटी के अगेंस्ट हो सकती है, डिग्निटी के अगेंस्ट हो सकती है। इसका पर्पस, एक आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से लेने की जरूरत है कि साइबर क्राइम इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। 22,000 करोड़ लॉस हो चुका है साइबर फ्रॉड में 2024 में, और 20.4 लाख रिपोर्टेड केसेस हैं साइबर क्राइम्स के 2024 में। इससे क्या है, संचार साथी का इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। और क्यों? गवर्नमेंट यही दिखाकर साइबर क्राइम को फाइट करने के लिए
अपना पावर इंक्रीज कर रही है, लेकिन वहीं पे साथ साथ में सिटीजन्स का पावर रिड्यूस हो रही है डिजिटल स्पेस में। आर्टिकल का कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज़ भी डिजिटल स्पेस में आने चाहिए, जैसे रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी। सोल्यूशन क्या है कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए। कोई भी टूल्स जो पब्लिक स्फेयर्स में आते हैं उनका पब्लिक ऑडिट होनी चाहिए। जैसे मनरेगा में जो ऐप आया है, मनरेगा को इंस्पेक्शन के लिए या फिर मनी ट्रांसफ़र के लिए, उसका पब्लिक ऑडिट हो, उसका ग्राउंड पर वर्किंग कैसा चल रहा है, उसे जो रियल स्टेक होल्डर्स है उनका फीडबैक मांगा जाए, तब जाकर उसे और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी का इम्प्रूवमेंट हो, जुडिशियल ओवरसाइट हो हर गवर्नमेंट एक्ट पे, डिजिटल जिसका अप्लाई प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट का अप्लाई हो। कोई भी एक्ट अगर लाया जा रहा है वो एज पर द प्रोपोर्शनलिटी है कि नहीं है, उसका उतना वैल्यू है कि नहीं है। जैसे कि गवर्नमेंट का संचार साथी ऐप किस हद तक सही है कि क्राइम इतना बढ़ गया कि सिटीजन्स के पूरा अधिकार को ले लिया जाए, उस पर सर्वेलेंस कर लिया जाए, उसके सारे डेटा स्नूपिंग का भी राइट्स जा सकती है। मतलब इतना ज़्यादा हद तक, किस हद तक गवर्नमेंट जा सकती है, इसका मतलब प्रोपोर्शनलिटी का मतलब कि क्या गवर्नमेंट एक्ट ले रही है, कितना प्रोपोर्शन तक ले रही है। चिली से हम क्या सीख सकते हैं कोल को फेज आउट करने में। नेक्स्ट आर्टिकल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, गवर्नमेंट का जो इंडिया का जो रिसेंट रैंकिंग है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, वो 23rd है। पिछले साल 10th था। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स निकालता कौन है? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, 3 मिल के 2005 में से फाउंड किया गया था। चिली क्या एक रिमार्केबल काम किया है कि इसका जो कोल डिपेंडेंस था इलेक्ट्रिसिटी का 43.6% से घटा के 17.5% कर दिया गया है। इंडिया का भी टोटल इंस्टॉल पावर कैपेसिटी तो 50% रिन्यूएबल है, 50% नॉन रिन्यूएबल है, लेकिन 20% एक्चुअली यूज हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में नॉन रिन्यूएबल का, मतलब रिन्यूएबल का यूज़ बस 20% हो रहा है, जबकि 75% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए कोल बेस्ड है। सॉल्यूशन यही है कि रैपिड एक्सपेंशन ऑफ रिन्यूएबल हो, स्टोरेज कैपेसिटी का ज़्यादा, ट्रांसमिशन का, ग्रिड का, बैटरी का ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो उस पर। वन आर्टिकल इज अबाउट कोंगो रवांडा पीस, जो अभी साइन हुआ है यूएसए के मेडिएशन में, वो अभी टेम्पररी है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट अभी भी ग्राउंड पर देखा जा सकता है। कॉन्फ्लिक्ट इज स्टिल ब्रूइंग। एक है एसिड अटैक का 16 साल से कोई जजमेंट अभी तक पास नहीं हुआ है, सॉल्व नहीं हुआ है केस, अभी कंटिन्यू केस चल रहा है, क्लोजर नहीं हुआ है। तो इस पर CGI बोलते हैं कि दिस इज अ मॉकरी ऑफ द सिस्टम। स्पेशल कोर्ट के ऐसे केसों के लिए स्पेशल कोर्ट लाया जाए और जल्द से जल्द इसका क्लोजर किया जाए ऐसा इस तरह के केसेस को। रसिया इंडिया का जो 23rd बायलैटरल समिट हुआ उसका क्या 3 फाइंडिंग है। पहला फाइंडिंग कि लेबर का मूवमेंट, स्किल एंड अनस्किल्ड लेबर इंडिया से जाएगा रसिया में वहाँ काम करने, उसके लिए 2 साइन हुए हैं एग्रीमेंट। पहला एग्रीमेंट बोलता है कि रेगुलेटेड इन्वायरमेंट में एक फ्रेमवर्क के तहत लेबर माइग्रेट करेंगे इंडिया से रसिया में। दूसरा एग्रीमेंट बोलता है कि इरेगुलर माइग्रेशन नहीं होगी रसिया में, उसको रोकने के लिए। बोथ इज रिलेटेड टू लेबर। उसे इसका बेनिफिट क्या होगा? न्यू पिलर टू बायलैटरल टाइज बियॉन्ड डिफेंस एंड एनर्जी। एक नया एरिया खुलेगा इंडिया रसिया पार्टनरशिप में बियॉन्ड एनर्जी एंड डिफेंस से। रेमिटेंस आएगा। नेगेटिव पॉइंट क्या है कि अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन, अभी वॉर वहाँ चल रही है,
रसिया में लेबर शॉर्टेज है, तो रसिया नीड है, रसिया को बहुत ज़्यादा नीड है लेबर शॉर्टेज, लेबर का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। रसिया एंड इंडिया एक दूसरा साइन किए हैं, आर्कटिक में कॉपरेशन करेंगे और न्यूक्लियर में कॉपरेशन करेंगे। आर्कटिक notes has already PDF will be provided in the Telegram. Next, हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल इज यूज़ ऑफ एआई इन जुडिशरी में एआई का कैसे यूज किया जा सकता है। ये तो पॉजिटिव पॉइंट है कि इफिशियंसी इंक्रीज होगा, पेंडेंसी कमेगा, इन्हेंस एक्सेस टू जस्टिस होगा, सबको जस्टिस मिलेगा, इक्वलिटी, डेटा ड्राइवन पब्लिक पॉलिसी होगा। नेगेटिव पॉइंट इसका ये होता है कि एआई हेलुसिनेशन, जिसमें आर्टिकल में बात भी किया गया है कि इससे जजेस को सावधान होनी चाहिए कि फेक केसेस और फैब्रिकेटेड जजमेंट के बेस पर एआई को ट्रेन किया जा सकता है, उससे मिसलीडिंग लीगल आर्गूमेंट प्रेजेंट करेगा एआई अपने आप को। इसलिए जुडिशरी को वेरीफाई करना पड़ेगा एवरीथिंग, सब कुछ को। ये इंपॉर्टेंट है एआई हेलुसिनेशन। बायस एंड ओपेसिटी, किस बेसिस पे जजमेंट दिया गया उसका कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी। जुडिशल इंडिपेंडेंस पे खतरा हो सकता है। मैं सिर्फ डिसीजन मेकिंग पावर टू जजेस फ्रॉम जजेस टू एल्गोरिथम कैन बी डिस्क्रिमिनेटरी, इनइक्वल। कंक्लूजन, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2 स्कीम्स जो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रही है, जुडिशरी में एआई का यूज हो रही है। आरबीआई और ओपन मार्केट ऑपरेशन कर रही है, फिर से लिक्विडिटी इंक्रीज करना, मार्केट में मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई खरीदेगी, जिससे कि मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज होगा। यूएसए का जो रिसेंट का पॉलिसीज़ है, इनवर्ड लुकिंग, रीजनल प्रेजेंस को इंक्रीज करना, अमेरिका फर्स्ट का जो पॉलिसी है, प्रोटेक्शनलिज्म को इंक्रीज करना वर्सेस ग्लोबलाइजेशन, इमिग्रेशन को बैन करना, कुछ पॉलिसीज। हाँ, कोंगो रवांडा का जो पीस डील साइन हुआ यूएसए करवाया है। यूएसए का मेन पर्पस ना तो पीस है, यूएसए का मेन पर्पस है वहाँ अपना प्रेजेंस इंक्रीज करना, और कोंगो के मिनरल्स है वहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना। कोंगो 70% ग्लोबल सप्लाई कोबाल्ट का कोंगो में है, कॉपर का भी वहाँ रिजर्व है, लिथियम है, कॉल्टन है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है। ये सारे मिनरल्स रेयर अर्थ एलिमेंट्स में आते हैं, जिसका यूज बैटरीज, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज एंड सेमीकंडक्टर में यूज़ होता है। ये न्यूज एस्थेटिक नहीं होगी, इस पर ध्यान, इस एनर्जी पर नज़र चाइना यूएसए का भी है, जो कि अपना डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में अपना प्रेजेंस इंक्रीज करेंगे। अब फाइट होगा अदर कंट्रीज़ में, सारे कंट्री एक दूसरे के ग्रुप को सपोर्ट करेंगे, कोई किसी ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है, कोई और ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है, आपस में फाइट कर रहे हैं, और मेन पर्पस है एनर्जी को वहाँ से मिनरल्स को निकालना। और लॉस तो होता है वहाँ का जो इनहेबिटेंट्स है, ह्यूमन लाइफ और एनर्जी वहाँ से लॉस होगा। मेन ये जो भी फाइट है अफ्रीका का, इट्स अबाउट द एनर्जी, टू गेनिंग एनर्जी फ्रॉम दैट कंट्री। अदरवाइज वहाँ के लोग समझते नहीं, आप आपस में ही इथनिक और रेशियल वॉरफेयर होते रहता है, जैसे यहाँ कास्ट वॉर या फिर इंडिया में हो रही थी। आज के लिए इतना, थैंक यू, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।